नमस्कार, सुप्रभातम, बुनम दिन, गुतेंता, कैलिमेरा और सुबह बखैर। एक बार फिर से हम आपके सामने आज लॉजिकल फैलेसी यानी कुतर्क की एक नई किस्म लेकर हाजिर हैं। इस कुतर्क का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और करीब करीब हर तरफ के लोग करते हैं। इस कुतर्क से न विज्ञान वाले बचे हैं, न धर्म वाले बचे हैं, न समाज वाले बचे हैं, न राजनीति वाले बचे हैं। सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुतर्क क्या है? एक कुतर्क है अपील टू एनोनिमस अथॉरिटी, यानी वैसा कुतर्क जिसमें हम किसी अनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, वैसे किसी आदमी के हवाले से कोई बात कह देते हैं और कहते हैं कि चूंकि ये बात इसने कही है इसलिए ये बात सही। उसके बाद या उसके अलावे हम इसमें कोई और दूसरा सबूत देते ही नहीं। तो इसको हम इसीलिए फैलेसी बाय एनोनिमस अथॉरिटी, फैलेसी बाय अपील टू एनोनिमस अथॉरिटी का नाम देते हैं। ये एक फॉर्मल किस्म की फैलेसी है, देखने में बहुत तार्किक लगती है, इसलिए इसका एक रूप है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जिन फैलेसीज की बात हम कर रहे हैं वो सारे फॉर्मल लॉजिक के फैलेसी हैं। और फॉर्मल लॉजिक अपने आप में इतना भारी भरकम शब्द है या मुहावरा है कि उसको देखते ही लोग सोचते हैं हाँ भाई, जब ये रूप है तो सही ही होगा। तो इसका मोटे तौर पे रूप है कि इट हैज बीन सेड दैट एक्स इज ट्रू। ये पहली लाइन होगी और दूसरी लाइन में सो एक्स इज ट्रू। अब लीजिए, अच्छा, इसमें इट हैज बीन सेड के अलावे, यानी ऐसा कहा गया है अलावे ये भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, ऐसा माना जाता है, ये कहा गया है। इस तरह की बातों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह की फैलेसी में। तो एक फैलेसी ये है और इसका एक उदाहरण बड़ा मज़ेदार है। कहा जाता है, वो फैलेसी कुछ इस तरह से है, ये कहा जाता है कि जो च्युइंगम होता है उसको जब हम चबा करके निगल जाते हैं तो उसको पचने में 7 साल लगता है। और इसलिए तुम चाहे जो कुछ भी करो, च्युइंगम मत खाओ। अब ये बात सही है कि च्युइंगम हम भले उसको चाहे कितना भी चबा लें और कितना भी चबा के निगल जाएं, वो हमारे पेट में जाने के बाद पचता नहीं है, वो उसी तरह से बाहर निकल जाता है। मगर ये भी सच है कि वो 7 साल तक पेट के अंदर पड़ा हुआ नहीं रहता है, वो निकल जाता है। हमारे शरीर की कुछ बनावट ऐसी है कि जिन चीज़ों को वो पचा नहीं पाता है उसे वो उसी तरह से निकाल देता है। मगर इस कुतर्क का मजा देखिए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से बात कही है कि भाई इसलिए च्युइंगम मत खाओ। अब किसी छोटे बच्चे को ऐसा कह दें तो बेचारा वास्तव में घबरा करके च्युइंगम खाना छोड़ ही दे। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे च्युइंगम खाएं, ना खाएं तो बेहतर है, मगर इस कुतर्क के उदाहरण के रूप में हमने इसे दिया। इसका एक और दूसरा उदाहरण देखिए। उसमें ये कहा जाता है या कोई कह सकता है आपसे कि ये कहना बिल्कुल बकवास है कि हमारा ब्रह्मांड जो है 13.6 बिलियन साल पहले बना था और एक महाविस्फोट से बना था। दरअसल मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भाई, कई सारे वैज्ञानिकों ने एक बैठक की और उसमें उनके पास ऐसे बहुत सारे सबूत थे कि ब्रह्मांड कोई 13.6 बिलियन साल पुराना नहीं है। ब्रह्मांड तो वास्तव में 6000 साल पुराना ही है, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पे किसी बिशप ने करीबन 150 साल पहले गिनती करके बताया था। मगर वैसा अगर वो साफ साफ बोल देते तो उनकी नौकरी चली जाती। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की पैदाइश
13.6 बिलियन साल बाद पहले हुई थी। अब लीजिए, ये स्टेटमेंट है, सुनने में बिल्कुल तार्किक लगता है कि कई सारे वैज्ञानिक थे, कहने वाले भाई ने एक लेख पढ़ा है उस तरह का, मगर जरा गंभीरता से इसको देखिए, गहराई से देखिए, नज़र लगा कर देखिए या नज़र टिका कर देखिए, तो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं बताया गया है। वही अगर वो ऐसे कहता कि ब्रह्मांड 13.6 बिलियन साल पुराना नहीं है, ये एक बकवास है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक, जिनमें से ये फला वैज्ञानिक शामिल थे, उनकी बैठक में ये पाया गया कि इस बात के बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं कि ब्रह्मांड बस 6000 साल पुराना है। दो चार वैज्ञानिकों के नाम बता देता वो आदमी, जिनके हवाले से वो ये बात कह रहा है, तो फिर हम उन वैज्ञानिकों से पूछते कि हाँ भाई साहब, आपने ऐसा कहा है क्या? मगर उस तरह का कोई सबूत दिए बिना ये बयान दे दिया जाता है, तो इसको भी हम कुतर्क कहते हैं और लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू अथॉरिटी है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में मानी जाती है या स्वीकार्य है हर आदमी को, हर इंसान को, कि भाई ये तो हो रहा है और ये होता है, या ये बात सच है जिसके बारे में करीब करीब सभी लोग मानते हैं और जानते हैं इस बात को। उसका भी एक उदाहरण है। इस तरह के मामले में इसको हम कुतर्क नहीं कहेंगे। जैसे अगर कोई ये कहता है आपसे कि क्लाइमेट चेंज जो है, यानी जलवायु परिवर्तन, आबो हवा में बदलाव हमेशा से होता रहा, और अभी फिलहाल हम आबो हवा में परिवर्तन या जलवायु में बदलाव के जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर कुछ ऐसा है जिसमें धरती गर्म हो रही है, धरती को बुखार हो रहा है। तो अब ये बुखार कितना हो रहा है, कितना अस्वाभाविक है और किन कारणों से हो रहा है, इसके ऊपर और चर्चा की ज़रूरत है। और अगर वाकई धरती का जो ये बदलाव है उसमें मानव जाति का योगदान बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम सबको मिलकर के बैठ कर के ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी वजह से, यानी मानवता की वजह से जो बदलाव धरती की गर्माहट में हो रहा है, मानवता की वजह से आबो हवा में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में जो बदलाव हो रहा है, धरती की जो गर्माहट है जो बढ़ रही है, धरती का जो बुखार है वो बढ़ रहा है, वो हमारी वजह से जितना बढ़ रहा है उसको हम रोक लें। बाकी प्रकृति की अपनी गति है। प्राकृतिक तरीके से अगर धरती अभी गर्मी के दौर में है, गर्माहट वाले दौर में है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है धरती के 4.5 बिलियन साल के इतिहास में, कि कुछ दौर धरती पर बहुत ठंडे रहे हैं, कुछ दौर बहुत गर्म रहे हैं। तो अगर हम अपनी वजहों से, इंसानियत मानवता की वजहों से जो गर्माहट धरती को झेलनी पड़ रही है, उसको अगर हटा देते हैं और समस्या दूर हो जाती है, हमारी जलवायु परिवर्तन काबू में आ जाता है, तो ये साबित हो जाएगा कि हाँ, ये सब हमारी वजह से हो रहा था। मगर यदि उसके बाद भी धरती की गर्माहट कम नहीं होती है, धरती का बुखार नहीं उतरता है, तो फिर मानना पड़ेगा कि प्रकृति की तरफ से ये धरती के गर्म होने का दौर चल रहा है, और बेहतर है कि हम इस गर्मी के साथ जीना सीख लें। तो अगर इस तरह की कोई बात करता है तो इसे सभी मानते हैं, तो हम इसको कुतर्क नहीं कहेंगे। थोड़ा सा चूंकि धरती के गर्माहट की, आबो हवा में बदलाव की बात है, तो थोड़ा सा मैं और बता दूं कि इंसानियत की वजह से, मानवता की वजह से धरती को जो बुखार हो रहा है, धरती की जो गर्माहट बढ़ रही है, उसको रोकने के 2-3 बड़े आसान तरीके हैं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसके लिए हम सब में और हमारे नेताओं में और हमारे धर्म गुरुओं में
बहुत ज़्यादा नैतिक बल की ज़रूरत है। सिर्फ 2 काम करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में सेना को उत्पादक कामों में लगाना चाहिए, खेती और बागवानी के काम में लगा दें, लड़ाई पे रोक लगा दें पूरी दुनिया में कम से कम 30 साल के लिए, कहीं भी युद्ध ना हो। और सेना के अभ्यास के लिए जो तामझाम है पूरी दुनिया में, हर जगह कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चलते रहते हैं। कहा जाता है कि उसकी वजह से धरती की जो गर्माहट है वो 18% बढ़ती है। वो अगर ना हो तो धरती की गर्माहट में 18% की कमी आ जाएगी। यानी अगर सब मिलाकर के धरती का तापमान अगले साल तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना है तो 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड वो अपने आप कम हो जाएगा। उसी तरह से एक और बात, मांस का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है। हम जानवर को उसके दूध के लिए नहीं पालते पूरी दुनिया में, उसके मांस के लिए पालते हैं। उसको अगर बंद कर दें, मांस का जो औद्योगिक उत्पादन है उसको अगर बंद कर दें और स्वाभाविक रूप से प्रकृति में जो मांसाहार उपलब्ध है, मछली, घोंघा या और भी जानवर जो बहुत ज़्यादा होते हैं अपने आप, जिनके पैदाइश की दर अपने आप बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर अगर हम निर्भर हो जाएं और ये जो औद्योगिक उत्पादन है मांसाहार का वो बंद कर दें तो कहा जाता है कि 12% और कम हो जाएगा। धरती की गर्माहट में 12% की और कमी हो जाएगी, यानी 18 और 12 30% की कमी हो जाएगी। तो समस्या तो है ही नहीं, समस्या तो हमने बना रखी है। अगर ये 2 चीज़ें हम हटा दें तो हमारे ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है कि एंथ्रोपोसीन युग है जिसमें इंसान की वजह से धरती की गर्माहट बढ़ती जा रही है। एंथ्रोपोसीन का मतलब इंसान का युग होता है, यानी हम इंसानों ने इतना हत्यान किया है धरती पर कि हमारे नाम पर वैज्ञानिकों ने इस जमाने का नाम एंथ्रोपोसीन रख दिया है। एंथ्रोपो का अर्थ होता है इंसान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे मियोसीन, प्लेस्टोसीन और भी बहुत सारे युगों के नाम धरती में धरती की जियोलॉजी के आधार पर रखे गए, उसी तरह से इस जमाने का नाम लोगों ने एंथ्रोपोसीन रख दिया। तो खैर ये एक जरा सा विषयांतर था, मगर मुझे लगा कि चूँकि धरती के गर्माहट की